हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं ज़िंदगी के, वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। कहीं ना कहीं इसमें कुछ मैसेजेस भी छुपे होते हैं ताकि वो हमारे समाज में उस चीज़ों में जो कुरीतियाँ चली आ रही हैं, जो लोगों की सोच है, उसको कहीं बदला जाए। तो आज की जो मेरी कहानी है वो इसी पे आधारित है। किस तरह से हम बच्चियों की के बर्थ के ऊपर लोग यहाँ पर परेशान हो जाते हैं हमारे सिस्टम में, और उनको लगता है कि बच्चियाँ हमारे ऊपर एक बोझ हैं। कहते तो हम हैं कि घर में लक्ष्मी आई है, बट हम लोग उस तरह से उसकी इज्जत नहीं करते हैं। मेरे खुद 3 बेटियाँ हैं, और अगर हम लोग, जब मेरी तीनों बेटियां सऊदी अरेबिया में पैदा हुई और वहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कोई वो नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हर बार वो मुझे बता देते थे कि आपके बेटी पैदा होने वाली है, एंड वी यूज्ड टू सेलिब्रेट कि चलो ठीक है, मुझे एक बेटी होने वाली है। और मैं भगवान से, खुदा से यही दुआ करता था कि मुझे एक नॉर्मल बच्चा दें जिसमें किसी तरह की कोई कमियां ना हो और वो एक अच्छा फ्यूचर हमें दे सके। तो आज की जो हमारी कहानी है एक ट्विंस बच्चों की है, जो कि आज से तकरीबन मैं समझता हूँ कि काफ़ी पुरानी स्टोरी है, 10 से 15 साल पुरानी कहानी है। इसको आप किसी पात्र से रिलेट करने की कोशिश ना करिए, जानने का कोई ज़रूरत नहीं कि कौन था क्या था, बट एक आई ओपनर था मेरे लिए, इसलिए मैं आपको एक कहानी शेयर कर रहा हूँ। रात 1 बजे की बात थी, मैं अपने घर पे था, मेरे पास कॉल आती है कि सर एम्बुलेंस भेज दीजिए, एक ट्विन बच्चे डिलीवरी हुई है कहीं पर। तो हम लोगों ने अपनी एम्बुलेंस भेजी, बच्चा लेके आए। बच्चे ट्विंस लड़कियां थीं, और एक का वेट 800 ग्राम था, एक का 900 ग्राम था। उस समय से पूर्व पैदा हो गई थी, तकरीबन 28-29 हफ्ते पे बच्चे पैदा हो गए थे। खैर, जब एम्बुलेंस आई तो मैं भी आया, मैंने उन बच्चों को एडमिट किया, और एडमिट करके दवाएं ववाएँ दे के उनको ऑक्सीजन वगैरह लगा के सेटल करके मैं चला गया, उनकी फाइल वगैरह बना के। जब मैं गया हूँ तो आधे घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आता है हॉस्पिटल से कि डॉक्टर साहब, मेरे जो मैनेजर हैं, कि सर ये बच्चे को ले जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा, अरे अभी तो एडमिट कराया है, अभी कैसे ले जाएंगे, और अभी तो इतने प्रीमेच्योर बच्चे हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं? भाई कहीं और ले जाना चाहते हैं, इलाज कराना चाहते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज ले जाना चाहते हैं, कहीं जहाँ पर उन्हें बेटर ऑप्शन मिल सकता है, वहाँ पे मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो कहने लगे, नहीं सर, वो बहुत एडमेंट है कि आप मेरे डॉक्टर साहब से बात करा दी और मेरे बच्चे की छुट्टी कर दीजिए। खैर, मैंने उनसे बात करी, तो वो, उसका बच्चे का फादर था और उनके साथ एक और शख्स थे। वो इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं सर, आप आ जाइए और मेरे बच्चे को डिस्चार्ज कर दीजिए। तो मैंने कहा चलिए मैं आता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ। डिस्चार्ज तो खैर हम लोग नहीं करेंगे, बट ये है कि आपसे मैं कारण जानना चाहता हूँ कि क्यों आप डिस्चार्ज कराना चाहते हैं। तो खैर मैं आया, मैंने उनसे बात करी, और उन्होंने कहा कि नहीं सर, एक्चुअली ये 2 बेटियाँ ऑलरेडी मेरे पास हैं, और ये मैंने IVF कराया था, और मुझे गारंटी दी गई थी कि मुझे ये आपके दोनों बेटे होंगे जब प्रेगनेंसी थी। तो ये हम इस चक्कर में हमने डिलीवरी कराई थी, और ये बेटियां हो गई हैं, तो ये मुझे ये चीज़ मंजूर नहीं। मेरे पास ऑलरेडी 2 बेटियां, मैं 2 बेटियों का बाहर और नहीं लेना चाहता हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे बच्चे को डिस्चार्ज कर दीजिए, मैं इनको घर ले जाना चाहता हूँ, और भगवान पे छोड़ दूंगा, जो भी इनकी किस्मत में होगा ये होगा। मैंने कहा नहीं भाई, ये बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये 28 हफ्ते की डिलीवरी है, इनको ऑक्सीजन चाहिए, इनके लंग मैच्योर नहीं है, इनको अभी हम लोग सर्फेक्टेड वगैरह की प्लान कर रहे हैं, हम एक्सरे प्लान कर रहे हैं, और आप इसको ले जाने की बात कर रहे हैं। अगर मैंने उनसे ये कहा कि देखो, अगर आप ले जाना चाहते हो तो आप इसको मेडिकल कॉलेज ले जाओ। अगर आपको लगता है कि भाई प्राइवेट सेक्टर है, बहुत महंगा इलाज हो जाएगा, क्योंकि 28 हफ्ते का बच्चा यूजुअली 1-1.5 महीने रहता है, कॉस्ट, ट्रीटमेंट कॉस्ट 3 से 4 लाख रुपए से ज़्यादा भी आ जाती है। तो मैंने कहा कि अगर आपको लग रहा है कि कॉस्ट फैक्टर है तो आप इसको मेडिकल कॉलेज ले जाइए, भाई वहाँ पे आपका फ्री में इलाज हो जाएगा। बोले नहीं सर, मेरे साथ पैसे की कोई समस्या नहीं है, वी आर फ्रॉम अफोर्डेबल फैमिली, बट ये कि मुझे ये बच्चियाँ नहीं चाहिए, तो आप मुझे दे दीजिए, और घर ले जा रहा हूँ। भाई भगवान ने इनका जीवन लिखा होगा तो बचेंगी, नहीं लिखा होगा तो नहीं बचेंगी। मैंने अब इतना इंसिस्ट करने के बाद, समझाने के बाद, फिर मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा देखो भाई, तुम लोग ये लड़की समझ के अगर तुम उसकी मतलब इज्जत नहीं कर रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि भगवान के देने के तरीके भी अलग होते हैं, भगवान के लेने के भी तरीके होते हैं। ये आप पाप कर रहे हो, और इससे मतलब मुझे नहीं लगता है कि आपको जीवन में सुख मिलेगा अगर आप इस तरह से इन बच्चों को मरने के लिए छोड़ दोगे। कहेंगे नहीं नहीं सर, आप देवर वेरी एडमेंट, और बहुत रूडली मुझसे बात करने लगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप मेरा बच्चा, आप मुझे जाने दीजिए। मैंने खैर उनसे एक अंडरटेकिंग ली कि भाई मेरे बच्चे की छुट्टी कर दिया, जिसको हम लोग लामा बोलते हैं कि भाई लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ये मैंने उनसे लिखवा लिया, और फिर हमें वो चले गए बच्चों को लेके, दोनों बच्चों को। मैंने कभी ऑक्सीजन चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, बोले नहीं नहीं आप दे दीजिए। वो गोद में उठाया और बच्चों को लेके वो दोनों लोग चले गए, और फिर मैं अपने घर चला गया। आधे घंटे बाद फिर फ़ोन आता है मेरे पास कि सर वो बच्चों को लेके दोबारा आ गए। मैंने कहा चलो खुशी हुई मेरी, मतलब अच्छी बात है कि भाई वो लेके आए।
बट जब वो मैं फिर दोबारा आया, मैंने देखा बच्चे थोड़ा हाइपोथर्मिया हो गया था, मैंने फ़ौरन ही उनको NICU में रखा और उनका ट्रीटमेंट चालू किया। और फिर जब करके मैं आया मेरे रूम में, कहेंगे सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा चलिए भाई आइए बात करते हैं। तो बैठे, तो मैंने पूछा कि कहाँ ले गए थे आप? तो जो उन्होंने बताया दैट इज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी, और उसको सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। कहेंगे सर मैं इनको लेके यहाँ से सीधे गोमती के किनारे गया था और मेरा ये इरादा था कि मैं इन बच्चों को नदी के किनारे छोड़ दूँगा और फिर हम लोग चले आएंगे। बट जब मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ, जब मैं बच्चे को मैंने रखने जा रहा था, तो मुझे आपकी ये बात याद आई कि आपने कहा था कि भगवान के देने के तरीके अलग होते हैं, भगवान के लेने के तरीके अलग होते हैं। तो मुझे डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस पाप के ज़रिए मुझसे कुछ और, मुझसे कोई प्रीशियस चीज़ मुझसे छीन ली जाए। तो सिर्फ इस वजह से सर आपकी बात ही मेरे कानों में गूंजी और मैं इस बच्चे को लेकर यहाँ पर आ गया। मैंने कहा आप धन्य हैं भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि अगर आपने इस बात से, मेरी इस बात का आपसे आपको प्रभाव मिला और प्रभावित हुए और आप बच्चे को लेके आ गए। कहेंगे सर आप बच्चे एडमिट कर लीजिए, मगर बच्चे मुझे चाहिए नहीं, इनका जीवन मैं चाहता हूँ कि बच जाए। आप इनको पालिए और इनका ट्रीटमेंट का खर्चा जितना थोड़ा बहुत आप बेयर करिएगा, थोड़ा बहुत मैं बेयर करूँगा, और बट ये मुझे बच्चे नहीं चाहिए। मैंने कहा चलिए ठीक है, बहरहाल आप लौट आए हो, इसलिए मैंने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा पानी वानी पियो। रात के उस वक्त मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 बज चुके थे। ये करके फिर मैं चला गया, अपने घर चला गया, वो अपने घर चले गए। बट इसके बाद की कहानी और रोचक है। इसकी अभी ये कहानी था तो एक पहलू था कि वो गए और बच्चे को लेके चले आए, तो आई वॉज रियली थैंकफुल टू। मैंने ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा किया कि चलो मेरी एक बात से किसी को इतना प्रभाव पड़ा कि उसने बच्चों की जान लेने से तो कम से कम क्लिक दिया। फिर इलाज चलता रहा। आपको पता है कि बच्चे जब प्रीमेच्योर होते हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं, सर्फेक्टेंट भी दिया गया उनको, हम लोगों ने और भी मैनेजेस में किए, उनको पूरा ट्रीटमेंट उनको गया है। बच्चे वेंटिलेटर पे भी गए। एक बच्चे का ट्रीटमेंट का पैसा देते थे, दूसरे का पेशेंट का खर्चा हम लोग खुद बियर कर रहे थे। बट उन्होंने देवर वेरी एडमेंट की सारी बच्चियाँ मुझे चाहिए नहीं। तो मैंने कहा आप ये बताओ कि अगर आपको नहीं चाहिए, कल कि नहीं मैं इसको ऑफिशियली सरेंडर कर सकता हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ गवर्नमेंट में अगर आपको पता होगा कि हमारे सिस्टम में कानून बना हुआ कि अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों को नहीं ओन करना चाहता है तो उसको ऑफिशियली वो गवर्नमेंट CWC के सामने सरेंडर कर सकता है कि भैया मैं मेरे पास आ रही, और फिर उसका जो बोझ है वो गवर्नमेंट उठाती है और वो फिर बाद में बच्चे अनाथ आश्रम चले जाते हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आप इसकी माँ को तो ले गई। मैंने कहा अभी तक इसकी माँ से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि मुझे मालूम था कि माँ ऐसा नहीं कर सकती कि वो कहे कि उसको बच्चियाँ नहीं चाहिए, लड़कियाँ नहीं चाहिए। ऑलरेडी मेरी 2 बच्चियाँ हैं। खैर 1 हफ्ता 10 दिन गुजर गए, बच्चे थोड़े स्टेबल हुए। वो एडमिट था कि सर आप उससे सरेंडर फॉर्म साइन करा लीजिए और मुझे बच्चे नहीं चाहिए ताकि कल को और प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लिकेशंस में ना फंसूँ मैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मगर मैंने कहा मुझे इसकी माँ से ज़रूर बात करनी है और सरेंडर फॉर्म भी होगा, उस पर भी माँ की सिग्नेचर ज़रूर होती है। इस बीच में जो मेरे चाइल्ड लाइन के जो संस्थापक थे और जो CWC के मेंबर भी थे, मेरी उनसे बात हुई। मिस्टर अंशुमारी शर्मा जी और मिस्टर संगीता शर्मा जी से मेरी उनसे बात हुई और हम लोग ने इसको कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो वो भी आए, फिर हम लोग पेरेंट्स के साथ बैठे। उसकी माँ भी आई। माँ कुछ बोल नहीं रही थी, बहुत बहुत दुखी लग रही थी। बट उससे हम लोगों ने पूछा कि तुम सरेंडर करना चाहती हो? तो उसने बहुत मतलब अच्छे से तो नहीं, बट उसने गर्दन हिलाई और उस फॉर्म पे उन्होंने साइन किया कि मुझे बच्चियाँ नहीं चाहिए और इसको गवर्नमेंट के संरक्षण में दे दिया जाए। और हमने कहा ठीक है। हम लोगों ने बात करी गवर्नमेंट, अच्छा ये तरीका गवर्नमेंट का रूल भी है कि अगर कोई सरेंडर फॉर्म साइन भी कर देता है तो 90 दिन का समय दिया जाता है, क्योंकि हो सकता है वो अपने इसको पुनर्विचार करें। तो वो फॉर्म हमने कहीं पर सबमिट नहीं किया, वो फॉर्म मेरे पास ही पड़े रहे और अल्टीमेटली मैं ट्रीटमेंट करता रहा हूँ। उसके बाद उसकी माँ नहीं आती थी, फादर आते थे, कभी कभी उनके मैनेजर आ जाते थे, थोड़ा बहुत पैसा दे जाते थे, ट्रीटमेंट हम लोग करते रहे, बच्चे ठीक हो रहे थे। तकरीबन 1 महीना जब बीत गया और बच्चे ठीक होने लगे, तब फिर एक दिन उसकी माँ आई और उसने कहा कि मुझे ये बच्चियाँ सब चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे उस वक्त मुझे कितनी खुशी हुई है। मुझे लगा कि चलो जो हम लोग चाह रहे थे वो भगवान ने सुन लिया और आज ये बच्चियाँ लेने आए हैं ये लोग। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उनके सामने वो सरेंडर फॉर्म मैंने कहा देखेंगे, उनको लगा था कि सरेंडर फॉर्म मैंने जमा कर दिया होगा। तो कहेंगे सर वो प्लीज़ सरेंडर फॉर्म मंगवा लीजिए और हमें अभी बच्चे चाहिए और हम इसको ले जाना चाहते हैं। तो हमने कहा नहीं, सरेंडर फॉर्म मेरे पास ही रखा हुआ, आप लीजिए और अपने हाथों से उसको फाड़ के फेंक दीजिए। तो उन्होंने उससे मैंने उनके सरेंडर फॉर्म फाड़ के फेंकवाए दोनों बच्चों के, और वो बच्चे यहाँ से ठीक होके गए। और आज माशाल्लाह से मुझे नहीं मालूम है उसके बाद से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। अब अपने जीवन में जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे, अच्छे होंगे। मेरी शुभकामनाएं उन बच्चों के साथ हैं, उनके पूरे परिवार के साथ हैं। ये कहानी इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि देखिए 2 इसमें बातें निकल के आती हैं। एक तो ये कि बात सच है कि भगवान के अपने देने के तरीके होते हैं, अपने लेने के तरीके होते हैं। भगवान जो आपको दे रहा है उसको आप भगवान का प्रसाद समझिए, भगवान की नेमत समझिए और उसकी इज्जत कीजिए, जो भी औलाद आपको दे रहा है, क्योंकि भगवान की दी हुई चीज़ है, इसकी आप
तिरस्कार, इसकी बेइज्जती, इसको आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने आपको दिया है, खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए। और दूसरी बात ये है कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। ये आज के मेरी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह से, तीनों बड़ी हो गई, वो कितना केयर करती हैं। और जिनके बेटे हैं, बेटे भी केयर करते हैं, बट बेटे शादी के बाद फिर वो अपनी बीवियों के हो जाते हैं, सबको मालूम है, फिर वो माँ बाप के नहीं रह जाते। बेटियाँ शादी के बाद भी माँ बाप की रहती हैं। तो इसलिए मेरा ये था इस स्टोरी को, जो कि सच्ची स्टोरी है, इसको सुनाने का यही मकसद था कि जो आपको भगवान देता है उसकी इज़्ज़त के लिए। लड़कियां लक्ष्मी हैं, वाकई हर तरह से वो आपके लिए वो अच्छा सोचती हैं, अच्छा करती हैं। तो अपनी लड़कियों को खूब पढ़ाई लिखाई और उनको अपने पैरों पर खड़ा कीजिए। और ये सोचना कि लड़का है या लड़की है, ये भगवान की दी हुई चीज़ें हैं, इसकी इज़्ज़त कीजिए। तो दोस्तों, यहीं पर मैं अपनी स्टोरी को ख़त्म करता हूँ। मुझे लगता है कि आप इस स्टोरी से इंस्पायर हुए होंगे और अपनी बच्चियों की, अपने जिनके जिनके घर में बच्चे हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। उनको बहुत प्यार कीजिए, उनको बहुत एजुकेशन दीजिए। उनमें किसी तरह के, उनको जो भगवान ने पंख दिए, पंख काटने की कोशिश नहीं कीजिए। खुले आकाश में उनको उड़ने दीजिए। खूब तरक्की करेंगी और आपका बहुत नाम रोशन करेंगी। और आने वाली जनरेशन से भी यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी लड़की हो या लड़का, सब बराबर है। भगवान का दिया हुआ एक प्रसाद है, इसको एंजॉय कीजिए और इसकी इज्जत कीजिए। अगली कहानी से फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।